हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी, जिसमें हमने बायोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा साइंस के अंदर फिजिक्स का। तो क्लास 10th फिजिक्स, जिसके अंदर पहला चैप्टर हमें दे रखा है क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है। और बायोलॉजी से रिलेटेड इसकी क्लासेज और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज हैं आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई हैं। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों को सबको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली फिजिक्स के अगले चैप्टरों की क्लासेज आपको समय से मिलती रहे। तो बात करते हैं, हमने सेशन 2023-24 के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में आज सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में। एमपी गवर्नमेंट ने अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी सारी 10th क्लास 12th क्लास की एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की डेट फाइनल कर दी है, जिसमें 5 और 6 तारीख से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होना है। तो इस समय में स्टूडेंट को थोड़ा सा फास्ट रिवीजन के लिए जो क्लासेज उनको लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो फास्ट रिवीजन वो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो जिसमें हमने बायोलॉजी को कवर कर चुके हैं, केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारी फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट होती है। तो सभी लोग फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट करें। तो फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया है सबसे पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं आपसे, सबसे पहले हमें बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है क्या चीज भाई। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के अंदर बात की जाए तो भाई मेन हीरो जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अंदर जो है ना, वो है मेन हीरो अपना कौन, प्रकाश भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रकाश है क्या भाई। तो प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, और विद्युत तरंगों के रूप में ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, चलती है। और प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु के द्वारा प्रकाश का क्या होना आवश्यक है, परावर्तन होना आवश्यक है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। प्रकाश है क्या वास्तव में, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती है। और प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो प्रकाश है क्या भाई, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो कि हमें विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हमें सनलाइट से अर्थ तक प्राप्त होती हैं। तो सनलाइट से अर्थ तक चलने के लिए इस प्रकाश को अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, और उन अलग अलग माध्यमों के अंदर प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये अलग अलग माध्यम है क्या। दूसरा पॉइंट हमें प्रकाश के लिए याद रखना है कि प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है। तो इतनी स्पीड के हिसाब से प्रकाश जब चलता है तो उसकी एनर्जी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें कहां प्राप्त होती है, पृथ्वी तक प्राप्त होती है। आगे की बातें जो भी हैं प्रकाश से रिलेटेड हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आ जाती है हमारी, क्या है, प्रदीप्ति पिंड क्या होते हैं भाई, जिन्हें हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रतिदीप्त पिंड क्या होती हैं, तो भाई वैसा वस्तु या ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या दीप्त पिंड कहलाते हैं भाई। ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, वो सारी वस्तुएं, मतलब इन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है। उन सभी वस्तुओं को हम क्या कह देते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कह देते हैं। बोले तो प्रदीप्त पिंड कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास सूर्य है,
बिजली के बल्ब हैं हमारे पास, तारे हैं, स्टार हैं, मोमबत्ती है, मतलब जहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उन वस्तुओं को हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्लियर बात। दूसरा दे रखा है फिर हमें क्या, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, बोले तो अदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त प्रकाश पिंड किसे कहते हैं, अदीप्त पिंड किसे कहते हैं भाई। तो सिंपल सी बात है कि वैसी वस्तु जो प्रकाश का खुद उत्सर्जन नहीं करती है क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त पिंड या पिंड कहलाते हैं। जैसे कि भाई कोई टेबल ले लो, पेन ले लो, कुर्सी ले लो, चंद्रमा ले लो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर चंद्रमा का प्रकाश तो रात में दिखाई देता है, हमें नहीं, हमें चंद्रमा का प्रकाश रात को दिखाई नहीं देता है, हमें चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इस वजह से हमें चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है, ना कि चंद्रमा खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्लियर बात। चंद्रमा का खुद के पास कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, इस वजह से चंद्रमा हमें रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि तारों की बात की जाए तो तारे जो थे ना हमारे पास, स्टार, जो स्टार के पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है भाई, स्वयं का प्रकाश। जैसे कि सूर्य भी तो हमारा क्या है, एक स्टार है जिसका खुद का क्या होता है, प्रकाश, लेकिन इसी सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है कौन, अपना चंद्रमा। तो दो बातें हमारी क्लियर हो गई क्या, एक है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट हम उन वस्तुओं को कहते हैं जो वस्तुएं अपने आप खुद में से प्रकाश को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। जैसे कि सूर्य हो गया अपना, तारे हो गए अपने, दूसरी बात करें मोमबत्ती हो गई, हमारी घर में लगे हुए बल्ब, एलईडी, सीएफएल, जो भी प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, सारे ऑब्जेक्ट हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरा आता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन वस्तुओं को नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अंदर हमने कुर्सी है, चंद्रमा है, टेबल है आदि को पढ़ा था। क्लियर बात। बात करते हैं अगली स्लाइड की, और अगली स्लाइड में हमें दे रखा है क्या, कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं भाई, वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक दिमाग में थिंकिंग आ जाती है हमारी में क्या, कि भाई हम वस्तुओं को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, या बात करें तो प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो भाई प्रकाश का उपयोग हम करते हैं, तो आपने ये बात भी सुनी होगी कि भाई अंतरिक्ष में तो प्रकाश है, तब भी हमें वस्तु वहां पर दिखाई नहीं देती है, इसके पीछे वजह क्या है। तो इन दोनों बातों को अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखो, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को यदि वो वस्तु परावर्तित कर देती है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर यहां से आ रहा है क्या, सनलाइट, यानी बोले तो प्रकाश, और यदि इस वस्तु ने इस प्रकाश को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, तो ये वस्तु हमें क्या देगी, दिखाई देगी। और यदि इस वस्तु ने प्रकाश को परावर्तित नहीं किया और यदि अवशोषित कर लिया इस वस्तु ने प्रकाश को, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश के बर्तन के आधार पर ही हमें वस्तु दिखाई देती है। बात करते हैं आगे कि वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है, और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो यह परावर्तित प्रकाश की वजह से वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। मतलब बात वही है कि यदि प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर गिरता है, तो वो वस्तु यदि प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो यही प्रकाश हमें उस वस्तु को देखने योग्य बनाता है। यदि वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगी, तो वो वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देगी। क्लियर बात। दूसरी बात हमने इसी में की थी कि अंतरिक्ष में भी हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे वजह क्या है, सूर्य का प्रकाश तो अंतरिक्ष में भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो हम बात करें, देखो भाई अंतरिक्ष के अंदर क्या कहानी है, अंतरिक्ष में क्या वजह है ऐसी। अंतरिक्ष के अंदर देखा जाए तो अंतरिक्ष के अंदर क्या है कि भाई प्रकाश को परावर्तित करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अंतरिक्ष क्या है भाई, निर्वात है, जिसके अंदर कोई वातावरण या माध्यम नहीं है। तो प्रकाश को परावर्तित करने के लिए कोई भी कण उपस्थित नहीं है, इस वजह से वहां पे हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली, या अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, हमें काला दिखाई देता है। इस क्वेश्चन को और भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं आगे की। आगे दे रखा है हमें कि जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है, मान लो प्रकाश स्रोत क्या है भाई, जैसे सूर्य से प्रकाश चल के आ रहा है, तो वो सूर्य क्या है भाई, इसका स्रोत है, तो वहां से प्रकाश गमन कर रहा है, चल के आ रहा है,
तो यह सीधी रेखा में एवं सरल रेखा में गमन करता है। याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है भाई। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं भाई, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए भाई प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा कि प्रकाश जिस स्रोत से चलता है वहां से हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है, और प्रकाश के इसी गुण को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश की किरण कह देते हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों के रास्ते में आ जाती है तो यह छाया बनाती है भाई। जैसे ही कोई अपारदर्शी वस्तु इस प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे क्या बनती है, उसकी परछाई बनती है, छाया बनती है। क्लियर बात। आगे दे रखा है कि प्रकाश की किरणों के द्वारा छाया बनाने की प्रक्रिया हमें यह बतलाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यही वजह है कि हमें क्या मालूम चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जिस अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा उसके पीछे उसकी परछाई या छाया बनाता है। यही रीजन है कि प्रकाश हमें हमेशा सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी, आगे हमें दे रखा है क्या कि भाई आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे। तो इसके लिए अगली स्लाइड में चलते हैं हम। अगली स्लाइड की बात करें भाई, ये है हमारा एक दर्पण। इसको हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, हमने ले लिया ये कि दर्पण, दर्पण, ठीक है। और ये हमने एक 90 डिग्री के एंगल पर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसे हमने नाम दिया क्या, अभिलंब, अभिलंब। क्लियर। और ये हमारा कोई सोर्स है, स्रोत है, जिसे हमने नाम दे दिया क्या, सन। मान लो सन से कोई प्रकाश की किरण चल के आ रही है, सन से कोई प्रकाश की किरण चल के आ रही है, और हमने देखा था प्रकाश हमेशा किस दिशा में चलता है, सीधी रेखा में। और प्रकाश इस जगह से टकराया और टकरा के वापस लौट गया भाई साहब, टकरा के वापस लौट गया। तो जो प्रकाश की किरण सूर्य से चलकर आ रही है, इस प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं क्या, आपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब हमारा जो अविलंब है, हमारा जो अविलंब है और जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बना, और जो अविलंब है और जो परावर्तित किरण है, इस दोनों के बीच में भी एक एंगल बना। तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल आई, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल आर। तो यहां पर ये आई और आर है ना, ये कहलाते हैं, इसे बोल देते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण। ये आपतन कोण किस किस के बीच में बना है भाई, आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं भाई, हम आपतन कोण कहते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये कहलाता है हमारा क्या, परावर्तन कोण। तो भाई ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन, हमें स्लाइड में पिछली में दे रखी हैं, उन स्लाइड पर अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि आपतन कोण क्या है भाई हमारा, अविलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतित किरण क्या है, इनके बारे में हम बात करें। और इसके रूल अभी आगे आएंगे हमारे पास, यहीं से हमारे प्रकाश के परावर्तन के रूल भी निकल के आएंगे। रूल क्या निकल के आएंगे कि यहां पर जो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। मतलब हम बात कहें कि प्रकाश का परावर्तन होने के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही थी, मान लो इधर निर्वात है, निर्वात से यदि प्रकाश की किरण आ रही थी तो वापस भी उसको कहां जाना चाहिए, निर्वात में ही वापस जाना चाहिए। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई थी चल के, उसी माध्यम में क्या जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, तभी प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। तो ये किरणें हमने पढ़ी, बात करते हैं हमारी उसी स्लाइड में वापस चल के। यस, हमें दे रखा है क्या, देखो आपतित किरण। अब बात करते हैं हम आपतित किरण की। आपतित किरण में हमने क्या पढ़ा कि किसी प्रकाश स्रोत से, जैसे कि हमने लिया अभी स्लाइड में क्या, सूर्य, प्रकाश स्रोत के रूप में हमने क्या लिया, सूर्य। तो सूर्य से किसी सतह पर पड़ने वाली
किरणों को हम क्या कह देते हैं? आपतित किरण कह देते हैं। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को नाम दे दिया हमने क्या? आपतित किरण, जिन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दूसरी आ जाती है हमारी परावर्तित किरणें। तो किसी वस्तु से टकराकर, जैसे कि वस्तु को हमने वहां पे क्या ले लिया था? दर्पण लिया था। स्लाइड में हमने वस्तु किसे माना था? दर्पण को। तो दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की परावर्तित किरणों को हम क्या कह देते हैं? लौटने वाली किरणों को क्या कह देते हैं? हम परावर्तित किरणें कह देते हैं। तो आने वाली किरणों को आपतित किरण और वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण। सिंपल भाषा में याद रख सकते हो आप। दूसरा है हमारे पास क्या? अविलंब। अविलंब कुछ नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम ड्रॉ करते हैं। वह जो परावर्तित होने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण बिंदु पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के रहती है। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? अविलंब नाम दे दिया जाता है। क्लियर बात? आगे की स्लाइड में बात करते हैं क्या? आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कह देते हैं? आपतन कोण कह देते हैं। इसे हम ड्रॉ करेंगे, प्रदर्शित करेंगे किससे? कोण आई से। क्लियर बात? इसी को हम क्या देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा आ जाता है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में, गलत, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या नाम दे देते हैं? परावर्तन कोण कह देते हैं। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? आर से। तो कोण आर और कोण आई, आपतन कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर बात? अगला एक नोट पॉइंट दे रखा है आपको क्या? कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होगा। इस बात को याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होगा। यदि वस्तु अपारदर्शी नहीं होगी तो वहां से प्रकाश के परावर्तन संभव नहीं है। मतलब वहां होगा परावर्तन, लेकिन आंशिक परावर्तन होगा। दूसरी, जबकि प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए वस्तु कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जी पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? तो बात करते हैं हम। पारदर्शी वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें से प्रकाश निकल के दूसरी साइड चला जाता है। प्रकाश यदि उस वस्तु को पार करके दूसरी साइड चला जाए तो उसे हम कहेंगे क्या? पारदर्शी। और यदि प्रकाश उस वस्तु को पार करके दूसरी साइड नहीं जाए तो उस वस्तु को हम कह देते हैं क्या? अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु से हमेशा प्रकाश का परावर्तन होगा और पारदर्शी वस्तु से हमेशा प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्लियर बात? नोट पॉइंट में आपको दे रखा था। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास दर्पण। भाई मिरर की बात करते हैं। दर्पण, दर्पण अक्सर सभी लोगों ने देखा होगा, घरों में, सबके घरों में उपयोग होता है। छोटा बड़ा, ड्रेसिंग टेबल में भी इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर बनाने में भी दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेंस बनाने में भी दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंखों के लेंस बनाने में, चश्मे बनाने में भी दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कहानी बात करते हैं भाई ये दर्पण है क्या? तो भाई दर्पण कुछ नहीं है, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ एक परावर्तक पृष्ठ होता है। भाई एक ऐसी सतह जिसके एक भाग पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। कांच का एक प्रकार, चमकीली सतह जिसकी होती है, मतलब कांच का एक प्रकार जिसकी एक सतह को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो ये एक चमकीली सतह हमें दे रखी है और इसकी एक सतह को क्या कर दो भाई? पॉलिश कर दो। ये पॉलिश करने को शो करता है। और जैसा हमने ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये क्या है? आपका एक दर्पण है भाई। आप चाहो तो इसकी इस सतह को भी पॉलिश कर सकते हो, जैसा ठीक है वैसा आप कर सकते हो। एक सतह पॉलिश होगी हमेशा, जो अपने सामने रखी वस्तु का क्या बनाता है भाई? प्रतिबिंब बनाता है। इसके सामने जो वस्तु रखी जाएगी उसका ये दर्पण के अंदर क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर बात? तो दर्पण क्या है भाई? दर्पण एक चमकीली सतह है जिसके एक भाग को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है और ये वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं कि दर्पण हमारे अब दो प्रकार के होते हैं। दर्पणों की यदि बात की जाए तो दर्पण हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक दर्पण को तो बोलते हैं भाई हम समतल दर्पण, और दूसरे को बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर दर्पण तो दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। नहीं, वो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। दर्पण की रियल बात करें तो दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। समतल दर्पण कौन सा है भाई? ये रहा आपका समतल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण है जिसकी सतह बिल्कुल प्लेन होती है, सीधी होती है, उसे क्या कह देते हैं हम? समतल दर्पण।
अब गोलीय दर्पण क्या होता है भाई, जिसकी सतह कैसी होती है, वक्र होती है, इसमें कर्व पाया जाता है, कर्व पाया जाता है इसके अंदर। अब कर्व की बात करें तो मतलब ये ऐसा भी हो सकता है मुड़ा हुआ, और ये ऐसा भी हो सकता है। आप चाहो तो इसकी इधर वाले भाग को भी पॉलिश कर दो, आप चाहो तो इसकी इधर वाले भाग को भी पॉलिश कर दो। तो इस आधार पर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का हो जाता है हमारा। एक को हम कह देते हैं अवतल गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण, एक को कह देते हैं हम उत्तल दर्पण। तो आपको याद रखना है सिंपल सी दो बातों में कि दर्पण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के हैं, एक को हम कहते हैं समतल दर्पण और एक को कहते हैं हम गोलीय दर्पण। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में। और अगली स्लाइड में हमें थोड़ी सी जानकारी दे रखी है किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखी है। भाई हमारे पास जो समतल दर्पण जो दे रखा है ये रहा, तो इस समतल दर्पण के द्वारा जो वस्तु रखी हुई है, ये जो वस्तु है हमारी, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो इस वस्तु को हम बोलेंगे क्या, बिंब। ये वस्तु कहलाएगी हमारी क्या, बिंब। और इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर दर्पण में कहीं बनेगा तो हमें सामने ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अब बात करें कि भाई प्रतिबिंब तो बन रहा है, जैसे कि इसको नाम दे दिया हमने ए और बी, ये कोई वस्तु है ए और बी, तो इसका ये प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ए डैश बी डैश। आपका ये प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी है, तो इसे बोलेंगे हम क्या, प्रतिबिंब। ये हमारा प्रतिबिंब कहलाएगा। बिंब किसे बोलेंगे भाई, वस्तु को। जो वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बनाना है उसे हम क्या कहेंगे भाई, बिंब कहेंगे। तो बात करते हैं, देखो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है कि दर्पण के द्वारा यानी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हम उसे कहेंगे जो दर्पण के कहां बनेगा भाई, पीछे बनेगा भाई। दर्पण के कहां बनेगा भाई, वो पीछे बनेगा, दर्पण के आगे नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा। इसको हम महसूस नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्या बोला, आभासी। और दूसरा प्रतिबिंब बनेगा कैसा, सीधा। हमारे घर में जो समतल दर्पण है जिसका उपयोग हम ड्रेसिंग में भी कर रहे हैं, मुंह दिखाई में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं दर्पण को, दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं तो हम उल्टे नहीं दिखाई देते हैं, सीधे ही दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात, दर्पण हमेशा साइडों को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चेंज हो जाता है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में चेंज होता है, अप डाउन में कोई चेंज नहीं करता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, सीधी वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी है। मान लो वस्तु इससे 3 फुट की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी इस दर्पण से कितने फुट की दूरी पर बनेगा भाई, 3 फुट की दूरी पर ही बनेगा। इस लाइन को आगे क्लियर करते हैं। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। मान लो बिंब दर्पण के सामने 3 फुट की दूरी पर है, तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो उस दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है 3 फुट, तो 3 फुट अंदर ही प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर बात, ये थी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। अगली बात करते हैं हम, गोलीय दर्पण कैसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए भाई। तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है भाई, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। और ये हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को कह देते हैं हम अवतल दर्पण और एक को कह देते हैं हम उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होगा भाई, ये रहा आपका और ये रहा। बस इनमें से पॉलिश करने पर डिपेंड करता है कि हमने किधर से पॉलिश की है। यदि हमने इसकी बाहर से पॉलिश कर दी, ये इधर से पॉलिश कर दी, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा, अवतल दर्पण। और यदि हमने इसकी अंदर से पॉलिश कर दी तो ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो वस्तु किधर रखी जाएगी, इधर, इसमें वस्तु किधर रखी जाएगी, इधर। ये 2 पहचान है हमारी किसकी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के हैं हमारे, 2 प्रकार के। एक को हम अवतल दर्पण कहेंगे और एक को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमें अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए भाई। अवतल दर्पण कहां है भाई, हमारा ये रहा अवतल दर्पण, जिसकी पॉलिश हमने इधर से कर दी है, ये रहा, ये अवतल दर्पण है हमारा। इस अवतल दर्पण का कहां कहां उपयोग होने वाला है, देखो भाई, टॉर्च बनाने में, टॉर्च के अंदर जहां बल्ब लगा रहता है अपना, उस टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होने वाला है। सर्चलाइट में भी इसका उपयोग होने वाला है। वाहनों की हेडलाइट बनाने में भी इसका उपयोग होने वाला है। नाक, कान, गला,
दांत एवं आंख के परीक्षण में डॉक्टरों के द्वारा भी प्रयुक्त किया जाता है। और अगला है सोलर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अपन, टॉर्च बनाने में भी इसका उपयोग होने वाला है, सर्च लाइट बनाने में भी इसका उपयोग होने वाला है, वाहनों की हेडलाइट जो होती है सामने वाली लाइट, उसमें भी इसको हम लगाएंगे। डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गले का परीक्षण करने में, दांतों का परीक्षण करने में, आंख का परीक्षण करने में डॉक्टरों के द्वारा भी इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें हम, इस अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में भी किया जाता है। तो ये थे हमारे अवतल दर्पण के उपयोग। आगे अगली स्लाइड में चलते हैं, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के दो उपयोग दे रखे हैं हमें भाई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट उपयोग दे रखा है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में यदि बात करें तो हम कहेंगे इसको पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता, अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है भाई, सॉरी, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो हम कहेंगे वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके लिए आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा दे रखा है पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये था और दूसरा पॉइंट ये है, शहर में खंभों पर लगे जो विद्युत बल्ब होते हैं जिन्हें हम मरकरी बोल देते हैं, उनमें परावर्तक के रूप में भी लगाया जाता है। जैसे कि जो मरकरी बल्ब होते हैं, बल्ब के ऊपर एक उत्तल दर्पण लगा रहता है जिससे कि ये प्रकाश को क्या करता है, चारों तरफ फैलाता है। इसीलिए ये इसको परावर्तक पृष्ठ के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग हमें इसके दे रखे थे। अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, समतल दर्पण के उपयोग लिखिए भाई। समतल दर्पण के भी हमें दो उपयोग दे रखे हैं और एग्जाम में बहुत हमसे पूछे जाते हैं भाई। कि सबसे पहला दे रखा है हमें क्या, ड्रेसिंग टेबल में भाई। समतल दर्पण का उपयोग हम कहां कर रहे हैं, हमारे घर में जो ड्रेसिंग टेबल है जिसमें हम 50 बार अपना दिन भर में चेहरा देखते हैं, वो ड्रेसिंग टेबल, और जिसमें भी हमने काय का उपयोग किया था भाई, ड्रेसिंग टेबल में। दूसरा हमारे पास और भी घर में मुंह देखने के लिए छोटे छोटे दर्पण और रहेंगे, उनको बनाने में भी हम इसी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दूसरा सोलर कुकर में भी, यहां से पॉइंट तीसरा है आपका, सोलर कुकर बनाने में भी हम किसका उपयोग करने वाले हैं भाई, समतल दर्पण का उपयोग करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है क्या, अब क्वेश्चन हमारे थोड़े से आ जाते हैं और आगे के लेवल के, और उन लेवल के क्वेश्चनों की यदि अपन आगे चर्चा करें तो क्वेश्चन अभी अपने पास बहुत सारे हैं। अभी क्लास, अपनी जो क्लास है ना वो बड़ी बेसिक क्लास स्टार्ट हुई है अभी, जिसमें हमने प्रकाश के गुणों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। प्रकाश क्या होता है, कैसे चल के आता है, किस माध्यम में चलेगा, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो आप सबसे पहले इन छोटी छोटी जो बेसिक नॉलेज वाली जो बातें दे रखी हैं, आप उन बातों को क्या करो, सबसे पहले क्लियर करो, और उसके बाद फिर हम आगे इस बेसिक क्लास को आगे कंटिन्यू। तो आज की आपकी पहली क्लास जो थी ना, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो 10th क्लास साइंस की फिजिक्स की पहली क्लास, चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को, जो आज बेसिक क्लास जो थी हमारी, उसको डिस्कस कीजिए। उसके बाद इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू के हिसाब से फिजिक्स का पैटर्न, वो आपको आगे आने वाली क्लास में दी जाएगी। तो सबसे पहले आप आगे आने वाली क्लासों को लेने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली फिजिक्स की सारी क्लासें आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।